ओके जी, तो अब इस सेकंड पार्ट में हमारे पास जो है वो सेम क्वेश्चन है जिसमें हमने क्या निकालना है, वर्क डन बाय द यूजिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 11 दोनों ही सेम पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। फिर इसके बाद हम अगला जो टारगेट होगा हमारा वो होगा प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्शन के बाद डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, और हमारा ये जो 3.4 है ये आराम से खत्म हो जाएगी। तो कह रहे कि भाई वर्क डन मालूम करके बताएं बाय द फोर्स ऑफ दिस इन द मूविंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस टू दिस। मतलब पहली वाली जो डिस्प्लेसमेंट है वो R1 है, और जो दूसरी वाली डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, R2 है। तो बेटा डेल्टा निकालने के लिए ना एक फॉर्मूला होता है। डेल्टा निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, हम उसे कहते हैं वेक्टर R2 माइनस R1। तो मैं यहां पर सबसे पहले जो है अपने लिए आसानी पैदा करूंगा, आई जे के की फॉर्म में लिखूंगा। अब ये बेसिकली आपके पास किस में आ जाएगा, एक पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में आ जाएगा। आ गया पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। तो जो आर वाले को R2 वाले कंपोनेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, X2 Y2 और Z2। और R1 वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, X1 Y1 और Z1। तो बेटा अब ये देखें, ये आ गया मेरे पास R2 वाले फॉर्मूलाज, मतलब R2 की कंडीशन आ गई। R2 माइनस R1, 6 प्लस 4J प्लस 9K, 4I -J -7K। ये और ये कितना आ जाएगा, 2I प्लस 2J प्लस 2K। ये आपने चेंज इन R निकाल दिया। ये क्या निकाल दिया आपने, चेंज इन R। अब आपने वर्क डन निकालना है। तो बेटा वर्क डन इज इक्वल्स टू F डॉट डेल्टा R। तो भाई मेरे पास जो फोर्स है वो कितनी है, 7I प्लस 9J -11, और डेल्टा R जो है वो कितना है, 2I प्लस 2J प्लस 2K। सेम पैटर्न, आई को आई से, जे को जे से, और के को के से मल्टीप्लाई कराना है। तो 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, और 2 11 जा 22। तो ये कितना आ जाएगा, 32। कितना आ जाएगा, 32। 32 में से 22 माइनस करा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 10 जूल्स आ जाएगा। मतलब आपको पता है कि वर्क डन हमेशा जूल्स की फॉर्म में लिखा जाता है। तो बेटा इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 में भी यही काम करना है। फोर्स गिवन है और दो तरह की डिस्प्लेसमेंट है, R B और RA। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना होगा, चेंज इन R निकालना होगा, यानी कि डेल्टा विच इज इक्वल्स टू RB -RA। और उसके बाद दोबारा से वर्क डन का फॉर्मूला यूज होगा और ये सवाल आपका अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अबाउट प्रोजेक्शन की। तो ये प्रोजेक्शन के आपके पास दो अदद फॉर्मूलाज हैं। तो वो मैं दोनों यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि A डॉट बी और B डॉट ए में काम किस तरह करना है।
हम इसकी वर्किंग वगैरह पे नहीं जा रहे, लंबा टाइम लग जाता है बहुत। बस ये याद कर लें, ए से अलोंग बी अगर जाएगा तो क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मतलब जिस बी वेक्टर की प्रोजेक्शन होगी तो उसी का मैग्नीट्यूड कहां आ जाएगा, ए अलोंग बी। तो बी का मैग्नीट्यूड ए, और बी अलोंग ए मतलब नीचे क्या आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड। तो आइए इसके क्वेश्चंस हैं, क्या इतने कोई मुश्किल सवाल तो नहीं है इसके भी। क्वेश्चन नंबर गालिबन आप आ जाएं 10 पे। दो पार्ट हैं, दोनों में यही काम करना है। उसने बोला है ए अलोंग बी भी बताओ और बी अलोंग ए भी बताओ। तो बेटा इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आराम से काम हो जाता है ये। मैं पहला पार्ट करा रहा हूं। तो पहले पार्ट में क्या होगा, हम जो है इसमें पहले ए डॉट बी कैलकुलेट कर लेते हैं। वेक्टर ए और उसका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी से, आई -2j +3k, आई -j माइनस का 5k। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 5 जा 15। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 5 - 15 गिव्स 10। सही है, तो मैंने वन गो में ए डॉट बी निकाल दिया। मैं दोनों वेक्टर्स का अलैदा अलैदा मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करने जा रहा हूं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा कितना ना, 1 4 9। माइनस मत लगा दीजिएगा, वजह बेस नेगेटिव एंड पावर इज इवन नंबर, कन्वर्ट इनटू अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये आ जाएगा √14। अब बी का मैग्नीट्यूड, 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। तो 9 + 1 + 25 कितना आ जाएगा, 35। कितना आ जाएगा, 35। अब हम जा रहे हैं ए अलोंग बी। तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। आपने हर एक चीज कैलकुलेट करी हुई है, बस यहां फॉर्मूले में लेकर आए और इसे कैलकुलेटर में पुट करिएगा तो यू विल गेट आंसर। वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेकली दोनों वैल्यूज पुट कर दिए, बस एक वैल्यू पुट होगी और आपका आंसर आ जाएगा। ये करेक्शन कर लें, मैं इसको रेड से कर देता हूँ। अब आ जाए, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, -10 अपॉन √14। तो इसका सेकंड पार्ट आपने करना है। सही है। अब हम इसके बाद डायरेक्शन वेक्टर्स पे चलेंगे, तो हमारे डायरेक्शन रेशियोज पे। तो हमारा ये जो मामला था 3.4 का आराम से पूरा हो जाएगा। बेटा अगली कंडीशन हमारे पास डायरेक्शन ऑफ कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज। तो अगर बात हो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन,
और रेशो। रेशो में इनवर्स कैलकुलेट किया जाता है, जबकि डायरेक्शन ऑफ कोसाइन में इनवर्स कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। जैसे कि मान लें मैंने एक वेक्टर अज्यूम कर लिया एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। तो सबसे पहला जो मामला होगा वो क्या निकलेगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट होगा। तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे, √x² प्लस y² प्लस z²। हो गया मैग्नीट्यूड कैलकुलेट। अब अगर आपको एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस का एंगल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, cos अल्फा इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स मान ले -2 है, तो आप क्या सपोज करेंगे, अलोंग विथ साइन सपोज करेंगे। मान लें मैं ऐसी एक रैंडम सवाल दे देता हूं, 2i + 4j + 5k। तो जो कोफिशिएंट होता है ना बच्चों, वो ये हो जाता। तो मैं यहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स लूंगा वो क्या सिलेक्ट कर लूंगा, -2। अगर y एक्सिस का एंगल निकालना है तो cos बीटा इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ y ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए। z निकालना है तो cos ऑफ गैमा इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये कहलाता है डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। और अगर मैं डायरेक्शन रेशो बोल दूं तो सारी वर्किंग सेम होगी, बस कॉस की कंडीशन वहां जाकर अपना इनवर्स कैलकुलेट करेगी। सही है। अगर आपको बीटा निकालना है तो आप क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। गैमा निकालना है तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसी में एक सवाल आता है कि भाई डायरेक्शन ऑफ कोसाइन में एंगल का सम या एंगल की जो रेशियोज का सम है वो कितना बन सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल्स टू 1। सारे डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस के सम जो हैं स्क्वायरिंग के बाद वो कितना हो जाता है, हमेशा 1 के बराबर। ये फॉर्मूला है। अब इससे रिलेट करते हुए जो सवालात हैं, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। तो गालिबन सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 6। आप पढ़ेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये काम किस तरीके से होना है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन एंड द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो मतलब ये हो गया कि मैं किसी भी एक वेक्टर को कंसीडर करता हूं, पार्ट 1 कर रहा हूं सॉल्व। मैंने पार्ट 1 के लिए अज्यूम कर लिया 2i + j -3k। फौरन से ही इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर
-3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 और 9, कितना आ गया? √14। कितना आ गया बच्चों यहां से? √14। यह आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब आपने क्या निकालना है? एक्स एक्सेस। तो पहले मैं निकालूंगा क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, इनवर्स कर दें और फिर क्या आ जाएगा? डायरेक्शन रेशियो भी निकल गया, मतलब डायरेक्शन एंगल भी आ जाएंगे इसके। सही है। मैंने एक ही स्टेप में दोनों काम कर दिए। एक में क्या निकाला? डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, और फिर डायरेक्शन उसका एंगल भी नहीं। आप इनवर्स करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब आ जाइए कहां पे? वाई एक्सिस पे। तो बेटा इसका इनवर्स ले लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 1/√14। ये डायरेक्शन ऑफ कोसाइन हो गई, और डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा? बीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/√14। जेड एक्सिस क्या होगा? कॉस गैमा इज इक्वल्स टू -3/√14। तो अगर आपको गैमा निकालना है तो गैमा कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स ऑफ -3/√14। कॉस इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर जाता है। तो ये कितना होगा? कॉस इनवर्स ऑफ √14। सही बेटा। तो ये डायरेक्शन ऑफ कोसाइन और डायरेक्शन एंगल्स भी हो गए। अब इसी के बाद अगली कंडीशन है। ये क्वेश्चन जो अभी हम 7 करने जा रहे हैं, ये पेपर में आ चुका है और बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है। बेटा जाने वाले से ज्यादा साफ है वो। वो कह रहे हैं कि भाई इफ अल्फा बीटा गैमा आर द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ वेक्टर देन शो दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल्स टू 2 के बराबर आना चाहिए। अब आप क्या बोलेंगे? सिंस वी नो दैट कि डायरेक्शन ऑफ कोसाइन में क्या होता है? कॉस स्क्वायर अल्फा होता है, कॉस स्क्वायर बीटा होता है, और कॉस स्क्वायर गैमा। ये किसके बराबर हो जाते हैं? 1 के। हमने अभी डिस्कस करा। तो इसका मतलब बेटा ये है कि हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे कौन सी वाली? कि अरे भाई मिलकर कॉस स्क्वायर फातिमा थीटा इज इक्वल्स टू ओ फातिमा मेरे कटा जरा जल्दी 1 से। माइनस साइन वो स्क्वायर। हमारे से कुछ मसला हो गया। सही है। हाँ, अब मैं मेरे कटा थीटा को जल्दी रिप्लेस करूंगा पहले अल्फा से, फिर बीटा से, और फिर गैमा से। तो ये देखिए, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर गैमा। अब आप रेफरेंस देंगे नाउ इक्वेशन नंबर 1। तो भाई सिंपल है, ये वैल्यूज पुट कर दें। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल्स टू कितना है? 1। तो ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक
फंक्शंस कहा चले जाएंगे आपके राइट साइड पे। 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा? 3। साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, गैमा। 3 - 1 = साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गैमा। ये आपके पास कंडीशन आ गई जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो बेटा मैंने यहाँ पर ये कंडीशन जो है वो स्टार्ट करी थी किससे? कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। और फिर ये वही मैट्रिक वाला फॉर्मूला यूज करा, कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब जहां जहां अल्फा है वहां अल्फा आ जाएगा, जहां बीटा है वहां बीटा, जहां गैमा है वहां गैमा। सारी वैल्यू उठाएं और कहां पुट कर दें? इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारी जो कंडीशन चाहिए थी वो भी प्रूव होकर आ गई। अब इसका लास्ट सवाल, और इस लास्ट सवाल में आपको एंगल्स गिवन है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है 4 नंबर में। जैसे कि इससे ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 2024 के पेपर में आया, बट अनएक्सपेक्टेडली आ गया था। तो हम प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 भी आ सकता है, तो यू शुड कंसीडर। हाँ भाई, तो मान ले डायरेक्शन एंगल्स गिवन है ना, तो मैं लेट कर रहा हूं कि, या लेट नहीं करता, मैं गिवन ही कर देता हूं। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, गिवन कंडीशन में मेरा अल्फा बराबर हो गया 45 के, बीटा बराबर हो गया 60 के। स्टेटमेंट में कह रहा है कि भाई थर्ड एंगल बताएं, थर्ड एंगल बताएं। तो वही फॉर्मूला जो आपने ये ऊपर पढ़ा था वही यहां पर इस्तेमाल हो जाएगा। सही है। कॉज एल्फा, अब आपके पास, आपने पहला ब्रैकेट लगाया, कॉज लिखा, और एल्फा की जगह 45 और अगेन ब्रैकेट क्लोज। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आपका कैलकुलेटर बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर देगा बिना किसी टेंशन के। तो सबसे पहला काम कि मुझे अब यहां पर जो कैलकुलेटर है वो करना पड़ेगा डिग्रीज में। कैसे करेंगे? शिफ्ट, मॉड और 3। सही है। तो अब मैंने यहां लिखा ब्रैकेट कॉज 45 ब्रैकेट क्लोज अगेन क्लोज और ऊपर स्क्वायर। कितना आ गया? 1/2। सेम 45 को मिटाकर डिलीट का बटन प्रेस करके कर दो 60। क्योंकि हमारी आवाम का एक यूनिवर्सल फेथ है गलत करने का, क्या? एलसीएम में। तो ये कैलकुलेटर आपको एलसीएम भी निकाल कर देगा आराम से। कैसे? ये फ्रैक्शन का बटन 1/2 प्लस अगेन फ्रैक्शन का बटन 1/4। तो कितना आ रहा है? 3/4 कॉस गैमा प्लस 3/4। कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 - 3/4। तो 1 -
3/4 कितना आ जाएगा? 1/4। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो +1। तो बेटा कॉस एल्फा, सॉरी कॉस गैमा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √+1/4 कितना आ जाएगा भाई? ±1/2। तो पहला आंसर 0.5 से निकलेगा, दूसरा आंसर 0.5 से निकलेगा। कॉस इनवर्स ऑफ 0.5 60 आ रहा है, और कॉस इनवर्स ऑफ -0.5 कितना आ रहा है? 120। तो बेटा ये पूरी 3.5 सॉरी 4 की एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट।